नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टिंग होता क्या है बच्चों? मैनेजमेंट के 3 फंक्शन हमने इससे पहले पढ़े: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। इन तीनों प्लानिंग में हमने पढ़ा व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, एंड बाई होम टू डू, किसके द्वारा करना है। इसके बाद में हमने ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा। ऑर्गेनाइजिंग में हमने ग्रुप बना दिए, डिपार्टमेंट बना दिए, और डिपार्टमेंट बनाने के बाद में हमने स्टाफिंग की। स्टाफिंग करने के बाद में पूरा कार्य कर लेने के बाद में अब कार्य को कराना है। कार्य को कैसे कराया जाए, ये तीनों मैनेजमेंट के फंक्शन पूरे करने के बाद अब ये प्रश्न उठता है कि पूरी मानवीय मशीनरी को कैसे संचालित किया जाए, कैसे मूव किया जाए, अथवा काम कैसे कराए, कैसे प्रारंभ करें, अथवा कर्मचारियों का मार्गदर्शन कैसे करें। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें निर्देशन में मिलता है। निर्देशन के अंतर्गत विभिन्न पदों पर जो हमने मानवीय मशीनरी नियुक्ति की है, स्टाफिंग की है, वे स्वतः ही काम के लिए अग्रसित होने लगें, ऐसा कार्य कराने की कला डायरेक्टिंग में है। डायरेक्टिंग के द्वारा की जा सकती है। तो डायरेक्टिंग में कैसे वर्क किया जाता है? जैसे सपोज दैट एक फिल्म बनाई, किसी डायरेक्टर ने को किसी फिल्म की शूटिंग करनी है, तो शूटिंग कैसे करेगा वो? तो वो बताएगा, समय समय पर बताएगा कि इस सीन को ऐसे शूट कर, उसे मोटिवेट करेगा, उसे इंस्ट्रक्ट करेगा, उसे गाइड करेगा, उसे जो है मोटिवेट करेगा कि इसको ऐसे करना है। तब कहीं जा कर के वो उसको फिल्म को शूट करता है, उस सीन को शूट करता है। तो स्टूडेंट्स, इन द मैनेजमेंट आफ्टर हैविंग डूइंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग begins. For competent persons have been appointed on the post creating in the organization. Now the important question that arises is as to how the entire human machinery of the enterprises will move. The answer to all these questions is inherent in the fourth functions of the management, that is directing. The people posted at the different posted are so influenced that they start moving towards their work automatically and finally contribute to the accomplishment of the objectives of the enterprises. So it is important of the distinguish between टू ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड्स, मैनेजिंग एंड डायरेक्टिंग। 2 वर्ड हैं, मैनेज करना, डायरेक्ट करना। मीनिंग इज वाइड कॉन्सेप्ट एंड अपार्ट फ्रॉम डायरेक्टिंग एंड फंक्शन इट्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग एंड इंक्लूडिंग in it. On the other hand, directing is a limited concept and is only a part of the meaning. मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग है। मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? डायरेक्टिंग रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, काउंसलिंग, कोचिंग ऑफ द पीपल सो दैट द ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकें। इट इज दैट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस, ये मैनेजमेंट प्रोसेस का एक पार्ट है, विच एंश्योर दैट एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एम्प्लॉय, जिससे कि एम्प्लॉय के अंदर एक इफेक्टिवनेस आती है, एक एफिशिएंसी उसकी बढ़ती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैनेजमेंट इन एक्शन, इसे हम मैनेजमेंट एक्शन भी कहते हैं डायरेक्टिंग को।
डेफिनेशंस ऑफ डायरेक्टिंग अकॉर्डिंग टू कंट्रूज एंड द डोनेल ने डेफिनेशन दिया है। क्या दिया है? डायरेक्टिंग इज द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग सबऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? अधीनस्थों के जो अधीनस्थ हैं के पास के पथ प्रदर्शन एवं पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य ही संचालन है। इसका मतलब डायरेक्टिंग इज टेलिंग, डायरेक्टिंग का मतलब यह बताना है कि पीपुल व्हाट टू डू, कैसे करे कार्य को, क्या करना है, एंड सीइंग दैट, और ये भी देखना है दैट डू इट, वो करे पूरे काम को टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, अपने बेस्ट एफर्ट्स के साथ, अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ। इट इंक्लूड मेकिंग असाइनमेंट, एक्सप्लेनिंग प्रोसीजर्स, सीइंग दैट, साथ ही साथ यह भी देखना है कि उसे काम सौंपना है, कार्यविधि स्पष्ट करनी है, तथा ये भी देखना है कि गलतियां को कैसे सुधारा जाए, दैट मिस्टेक्स आर करेक्टेड, गलतियों को कैसे सुधारा जाए, प्रोवाइडिंग ऑन द जॉब इंस्ट्रक्शंस एंड द कोर्स इशूइंग ऑर्डर, मौके पर निर्देश देना और आवश्यक रूप से आदेश देना इसमें शामिल है। तो ये बच्चों इसकी डेफिनेशंस थी। अब इसके बाद में कुछ इसके फीचर्स आते हैं कि डायरेक्टिंग के फीचर्स क्या क्या होते हैं बच्चों। तो आइए हम डायरेक्टिंग के फीचर्स देखते हैं। पहला फीचर्स है डायरेक्टिंग का, डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग का मतलब होता है एक्शन लेना, यानी कि नियुक्ति का कार्य पूरा कर लेने के बाद अब प्रश्न उठता है कि मानवीय मशीनरी को कैसे संचालित किया जाए। इस प्रश्न का उत्तर निर्देशन में निहित है, डायरेक्टिंग में निहित है। अन्य कार्रवाई के लिए आधार प्रस्तुत करते हैं और निर्देशन उस पर कार्रवाई, देखो प्लानिंग है, ये इसका आधार बनाती है कार्य करने का, और ऑर्गेनाइजिंग है, आधार बेस बनाती है, स्टाफिंग बेस है इसका। अब उस बेस पर कार्य कैसे किया जाए ये डायरेक्टिंग बताती है, डायरेक्टिंग की कार्यविधि है। कहने का मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टाफिंग फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट दैट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट अराइज is as to how the entire human machinery will move. The answer to this question, इसका आंसर क्या है? is inherent in the directing functions, prepare ground for action, it initiate action। यानी मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो डायरेक्टिंग को आधार प्रभाव बेस देते हैं, बेस ग्राउंड प्रोवाइड कराते हैं और डायरेक्टिंग उस पर एक्शन करता है। तो ये है बच्चों पहला फीचर ऑफ द मैनेजमेंट, क्या पहला फीचर ऑफ द डायरेक्टिंग। सेकंड फीचर्स है डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग की आवश्यकता हर लेवल पर पड़ती है। कौन कौन से पे? डायरेक्टिंग की टॉप लेवल पर भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट को डायरेक्ट करती है, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट को डायरेक्ट करती है, और लोअर लेवल मैनेजमेंट जो आधार है, जो बेस हैं, जो वर्क करने वाले लोग हैं, जो उनके जूनियर हैं, उनको जो है डायरेक्ट करती है। तो डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, हर लेवल पर। तो डायरेक्टिंग नीड्स इज ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, हर लेवल पर आवश्यकता पड़ती है। तो डायरेक्टिंग इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। द टॉप लेवल मैनेजमेंट direct their subordinate who are the middle level of manager. In the same manner the middle level managers direct subordinate who are the supervisory level managers, and the supervisory level of the managers further direct and guides their subordinate, वो अपने subordinates को guide करते हैं बच्चों। दैट इज द पीपल हु एक्चुअली डू द वर्क, जो वर्क करने वाले लोग होते हैं उनको डायरेक्ट करते हैं वो। तो तीसरा देखिए फंक्शन, डायरेक्टिंग इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। डायरेक्टिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है,
ये नहीं है कि एक बार डायरेक्टिंग कर ली और ख़त्म, नहीं बच्चों, डायरेक्टिंग की आवश्यकता जो है बार बार पड़ती है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो डायरेक्टिंग एक लगातार चलने वाला कार्य है। एक प्रबंधक के द्वारा, एक मैनेजर के द्वारा केवल आदेश एवं निर्देश देकर चुप नहीं बैठा जा सकता, उसे लगातार अधीनस्थों का सुपरविजन करना होगा, उनका मार्गदर्शन करना होगा, मोटिवेशन करना होगा उनका, और समय समय पर उन्हें जो है इंस्पायर करना होगा। हमें उसे लगातार यह निश्चित करना होगा कि कार्य आदेशों के अनुसार हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। विपरीत परिणाम प्राप्त होने पर तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी, करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे। तो ये सारे कार्य करना डायरेक्टिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो डायरेक्टिंग इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। द वर्क ऑफ द मैनेजर इज नॉट merely accomplished by issuing directions। एक बार डायरेक्शन दे करके चुप बैठ गए, ऐसा नहीं होगा। एंड इंस्ट्रक्शंस, उसे इंस्ट्रक्शंस देने हैं। ही हैज़ द कॉन्स्टेंटली रिव्यू द वर्क ऑफ हिज सबॉर्डिनेट, उसे अपने सबॉर्डिनेट को निरंतर गाइड करना है, देखना है, गाइड देम, उन्हें गाइड करना है। करेक्टिव एंड ऑल्सो मोटिवेट, उन्हें करेक्टिव डिसीजंस बताने हैं कि कैसे वर्क को करना है सही वे में, उनका मोटिवेशन कैसे हो सकता है। देम टाइम टू टाइम, समय समय पर उन्हें बताना पड़ता है। ही हैज़ टू कॉन्स्टेंटली एंश्योर, और उन्हें ये इस बात से एंश्योर होना पड़ता है दैट कि वर्क इज प्रोग्रेसिंग एज पर द प्लान, प्लान के अकॉर्डिंग वर्क हो भी रहा है अथवा नहीं हो रहा है। एंड इन केस ऑफ एनी नेगेटिव डेविएशंस ही हैज़ टू टेक करेक्टिव एक्शन इमीडिएटली। अगर कोई डेविएशन आता है, कोई नेगेटिव बात होती है, नेगेटिविटी दिखती है, तो उस पर करेक्टिव डिसीजन लेना, ये भी वर्क होता है किसका, डायरेक्टिंग का। चौथा फंक्शंस होता है डायरेक्टिंग का, डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम कैसे होता है, देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट किसको गाइड करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। मिडिल लेवल मैनेजर्स किसको गाइड करता है, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर को। सुपरवाइजरी लेवल किसको करता है, जो एक्चुअल प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं उनको, ठीक है ना। तो टॉप टू बॉटम है, ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो डायरेक्टिंग इज फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आई होप दैट क्लियर हो गए होंगे आपको कि जो है डायरेक्टिंग्स के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। आइए एक बार दोबारा रिव्यू कर लेते हैं डायरेक्टिंग्स के फीचर्स को। पहला फीचर होता है डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन लेने का काम करता है आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टाफिंग। स्टाफिंग कंप्लीट कर लेने के बाद ये प्रश्न उठता है कि जो है मानवीय मशीनरी से कैसे वर्क कराया जाए, अर्थात वो वर्क को कैसे करे। तो उसे ये बताना पड़ता है कि इस वर्क को ऐसे करना है, तो गाइडिंग करना है, उसे मोटिवेट करना है, उसे सुपरविजन करना है, उसका जो है उसे इंस्पायर करना है, इस बात के लिए अप्रिशिएट करना है उसे, जिससे कि वो वर्क कर सके। दूसरा है डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग की हर लेवल पर आवश्यकता पड़ती है। मैंने बताया टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल किस तरीके से वर्क करते हैं। तो ये डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक बार डायरेक्ट करके, एक बार ऑर्डर दे करके चुप बैठ जाना मैनेजर का काम नहीं होता, डायरेक्टर का काम नहीं होता। डायरेक्टर का काम होता है टाइम टू टाइम उसको देखते रहना कि वो वर्क अकॉर्डिंग टू प्लान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्लान के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे। नहीं कर रहे तो उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें इंस्पायर करना, उन्हें गाइड करना, ये उसका काम होता है टाइम टू टाइम। डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मैंने बताया टॉप लेवल मैनेजमेंट गाइड करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट गाइड करता है, लोअर लेवल गाइड करता है अपने एम्प्लॉइज को, वर्कर को। तो इस तरीके से ये इसके फीचर्स ऑफ द डायरेक्टिंग्स हो गए। अब इसके बाद में आता है बच्चों इम्पोर्टेंस ऑफ द डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का इम्पोर्टेंस आता है बच्चों इसके बाद। तो आइए इम्पोर्टेंस ऑफ द डायरेक्टिंग देखते हैं। पहला इम्पोर्टेंस है इसका, इट इनिशिएट एक्शन। ठीक है, एक्शन कैसे लिया जाए। तो बच्चों
मैनेजमेंट के तीन कार्य हो गए। कौन कौन से? प्लानिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। ये तीनों वर्क पूरे कर लेने के बाद, ठीक है, अब ये देखना है कि वो लोग वर्क को कैसे करें। लेकिन वे सभी लोग, जब हमने मान लो स्टाफिंग कर ली, तो वे सभी लोग अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकते, तो उन्हें ये बताना पड़ता है समय समय पर कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। यह कार्य प्रबंध निर्देशक के माध्यम से पूरा किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि इस कार्य के द्वारा ही संस्था में गतिशीलता आती है, एक्शन होता है, और प्रोडक्शन का कार्य भी स्टार्ट होता है। तो ये देखना पड़ता है इसमें। तो द एम्प्लॉय आर अपॉइंटेड अप टू द फर्स्ट 3 functions of the management, planning, organizing and staffing, but they can't not commence their job. लेकिन वो अपना वर्क जॉब नहीं कर सकते अनटिल, जब तक कि दे आर नॉट इन्फॉर्म, उन्हें इन्फॉर्म ना किया जाए अबाउट व्हाट टू डू, उन्हें करना क्या है। द मैनेजर परफॉर्म दिस जॉब थ्रू डायरेक्शन। तो मैनेजर उन्हें डायरेक्शन देता है, उन्हें बताता है कि ये काम ऐसे करना है और ये काम ऐसे करना है। Thus it is evident that it is directly which initiate actions in an organization. एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक डायरेक्टर ने एक जो है फिल्म मूवीज बनानी है, और मूवी बनाने के लिए उसने जो है एक सिलेक्शन कर लिया, किसका? एक्टर्स का। तो वो एक्टर जब तक कुछ नहीं कर सकता है जब तक कि डायरेक्टर उसे कुछ बताए ना। डायरेक्टर उसे बताए कि ये शूट करना है, ये सीन शूट करना है आपको, तब कहीं जा कर के वो शूट करेगा। और वो शूट नहीं कर पाता तो उसे मोटिवेट करता है, उसे इंस्पायर करता है, उसे बताता है कि गाइड करता है कि ये काम ऐसे करना है। दूसरा है, नेक्स्ट आता है, इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स। इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉय एफर्ट्स का मतलब है यह ऑर्गेनाइजेशन के अनेक, देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, और सभी जो एक्टिविटीज करते हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होती है बच्चों। संगठन में अपना ऑर्गेनाइजेशन तभी सफलता प्राप्त कर सकता है बच्चों, जबकि सभी अपने अपने कार्य को ठीक प्रकार से करें, पूर्ण एफिशिएंसी के साथ करें। यदि कर्मचारियों की यदि एम्प्लॉय जो है चेन के आधार से या अपने एफर्ट्स के आधार से वर्क नहीं करता है, या कोई वर्क गलत करता है, तो इसका प्रभाव से सभी कर्मचारियों पर पड़ेगा बच्चों। अतः सभी की क्रियाएं जो है, सभी के किए गए कार्य, जो एक्टिविटी की है, वो सब बेकार चली जाती हैं। तो प्रबंध जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉय को का सुपरविजन करता है कि उसको वर्क कैसे करना है, उसका नेतृत्व करता है, उन्हें डायरेक्ट करता है, उन्हें बताता है कि कैसे करता है, कैसे वर्क को करना है। तो ये सारे कार्य होते हैं बच्चों। तो देखते हैं, मैनी एम्प्लॉय वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं। द एक्टिविटी ऑफ ऑल द को रिलेटेड, सभी की एक्टिविटी एक दूसरे से रिलेटेड होती है बच्चों, को रिलेटेड होती है। सोर्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन एवरीबॉडी डज देयर जॉब एफिशिएंटली, और सभी के द्वारा अपना अपना वर्क एफिशिएंटली पूर्वक किया जाता है। इफ एनी वन एम्प्लॉय इन द एम्प्लॉय चेन डज नॉट परफॉर्म अप टू द मार्क, अगर कोई कर्मचारी ऐसा होता है जो कि अप टू मार्क वर्क नहीं कर पाता है, अकॉर्डिंग टू द प्लान वर्क नहीं कर पाता, तो इट एडवर्सली अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द रिमेनिंग एम्प्लॉय। सारे बचे हुए एम्प्लॉयों पर जो है उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा बच्चों। It adversely affect the performance of the remaining employee. Thus, it is essential to establish coordination among all the activities.
द मैनेजर्स एस्टेब्लिश्ड दिस कोऑर्डिनेशन by supervising, providing good leadership, motivating and exchanging with his subordinate। तो इसका प्रभाव सभी पर पड़ता है समान रूप से बच्चों। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है गारमेंट्स की, गारमेंट्स का कोई शोरूम है बच्चों। वहाँ पर एक एम्प्लॉय कस्टमर्स का अभिवादन करता है, दूसरा एम्प्लॉय उसे जो है माल को दिखाता है, माल के बारे में बताता है, तीसरा एम्प्लॉय पैकिंग करता है, चौथा एम्प्लॉय पैसे का कलेक्शन करता है और पांचवा एम्प्लॉय उसे माल दे करके विदा करता है। अब मान लो ये सारे एक तरीके से अकॉर्डिंग टू प्लान वर्क कर रहे हैं। अब मान लो माल दिखाने वाला व्यक्ति कोई मिसबिहेव कर देता है, किसके साथ? कस्टमर के साथ। तो जब वो मिसबिहेव कर रहा है बच्चों, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? जो मिसबिहेव कर रहा है कर्मचारी, उसकी एक्टिविटी का प्रभाव सारे एम्प्लॉइयों पर पड़ेगा। जिसने अभिवादन करके उस कस्टमर को बुलाया, ठीक है, और माल दिखाने वाले ने माल जो है दिखाते समय उससे अभद्रता का व्यवहार कर दिया, मिसबिहेवियर कर दिया, तो ना तो कलेक्शन होगा, ना पैकिंग होगी और ना ही जो है उसे कोई विदा करने वाला होगा। तो सबकी सारी एक्टिविटीज़ पर उसका प्रभाव पड़ेगा बच्चों। तो क्या है, मिलजुल कर सबके सहयोग से ही वर्क होगा बच्चों। इंटीग्रेटेड एफर्ट्स होते हैं बच्चों। तो आई होप दैट ये क्लियर हो गया होगा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है बच्चों, इट इज़ द मीन ऑफ द मोटिवेशन, यानी कि it is mean the motivation, that means ये मोटिवेशन का एक साधन है बच्चों। तो इसमें क्या है बच्चों, संस्था के उद्देश्यों को मोटिवेशन के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट किया जाए, कस्टमर को कैसे मोटिवेट किया जाए, तो मोटिवेशन कर्मचारी पूर्ण लगाव एवं अपने पूर्ण समर्पण भाव से करते हैं। प्रश्न यह है कि एम्प्लॉय कैसे मोटिवेट करें, एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट किया जाए, ये मैनेजर का काम होता है बच्चों। उदाहरण के लिए एक मान लो मैनेजर है, एक मैनेजर के अंतर्गत कर्मचारियों की समस्याओं को मौके पर ही दूर कर देता है और वह सही मार्गदर्शन करता है, सही मोटिवेशन करता है, तो इससे उसके कार्य निष्पादन उच्च कोटि का माना जाएगा, बढ़िया कार्य माना जाएगा। निष्पादन में उसे शाबाशी भी दी जाएगी तथा उनके पारिश्रमिक में वृद्धि भी की जाएगी। फलस्वरूप ये सब अभिप्रेरित के कार्य हैं, ये सब काय के मोटिवेशन के वर्क हैं। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन ओनली बी अचीव द मोटिवेट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट किया जाए। मोटिवेटेड एम्प्लॉय वर्क विद द फुल डेडिकेशंस, और जब वो मोटिवेट होगा तो फुल डेडिकेट्स के साथ काम करेगा एंड विद द फील ऑफ द बिलोंगिंगनेस। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन बी एम्प्लॉय इज मोटिवेट, एम्प्लॉय को मोटिवेट कैसे किया है, ये प्रश्न उठता है। तो द वर्क ऑफ द मोटिवेटेड एम्प्लॉय कैन बी accomplished through the directing functions of the management, तो इसके द्वारा वो मोटिवेट किया जाता है। मैंने एक एग्जांपल बता दिया कि एक मैनेजर है और एम्प्लॉय की समस्या का समाधान तुरंत ही कर देता है, उसे शाबाशी देकर, उसे पारिश्रमिक देकर, उसे एक्स्ट्रा कमीशन देकर, उसे कुछ लालच देकर, तो इस शाबाशी देकर, तो इस तरीके से उसे मोटिवेट कर सकता है। इट फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटेड चेंज, तो इट फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटेड चेंज का मतलब क्या होता है बच्चों, यानी कि कहने का मतलब यह है परिवर्तन को लागू करना या परिवर्तन करना किसी चीज़ में। प्रायः एम्प्लॉय जिस तरह के ढांचे में है, जिस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, वे उनमें परिवर्तन स्वीकार नहीं करते। क्यों? समय की मांग को देखते हुए परिवर्तन लागू करना जरूरी है, टाइमली अकॉर्डिंग जो है चेंज करना बहुत ज़रूरी है।
लेकिन मैनेजर के माध्यम से कर्मचारियों को इस प्रकार तैयार करते हैं कि वे परिवर्तन को सहर्ष स्वीकार करते हैं और अपने वर्क को भी करते रहते हैं। कहने का मतलब है, often the employee show resistance of the to change in their organizational structure, but with the changing demand of time, समय की डिमांड होती है चेंज, it needs to be implemented, इसे इम्प्लीमेंटेड करना भी जरूरी है, एनफोर्स्ड, मैनेजर थ्रू द मीडियम ऑफ डायरेक्शन shapes and mindset of the employee in a manner that they willfully accepted charge changes। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं बच्चों। एक ऑफिस में क्लर्क है जो कि टाइप का वर्क करता है। अब समय की डिमांड हुई कि टाइप मशीन खत्म हो गई, अब कंप्यूटराइज टाइप की जाए, तो जो टाइपिस्ट क्लर्क होगा वो सहर्ष ही उसे स्वीकार नहीं करेगा। अब मैनेजर का काम यह है कि उसे टाइप सिखानी है, कंप्यूटर की टाइप सिखानी है, तो कैसे टाइप सिखाई जाए, ये इस तरीके से उसे मोटिवेशन करना है कि वो कार्य भी करता रहे और जो है टाइपिंग भी सीख जाए, कंप्यूटराइज टाइप, तो उसे जो है सिखाएगा मैनेजर, उसे ट्रेनिंग कराएगा। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल्स है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, इट क्रिएट्स बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस स्थापित करना। कभी कभी जो है इंडिविजुअल जो है ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उन और इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ में आपस में जो है कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो मैनेजर का ये काम है उनके कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना और उनमें जो है क्या बनाना, बैलेंस्ड बनाना कर्मचारियों में। एक और व्यक्ति एक कंपनी में अधिक वेतन, तरक्की, मतलब ये चाहता है कि उद्देश्यों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। दूसरी ओर कंपनी के उद्देश्य अधिक लाभ, ठीक है ना, अधिक बाजार हिस्सा आदि प्राप्त हो सकते हैं। तो मैनेजर के माध्यम से कर्मचारियों को यह बताते हैं मैनेजर कि कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए अपने उद्देश्यों को कैसे पूरा किया जाए। तो ये काम होता है बैलेंस बनाना। तो समटाइम्स देयर इज अ क्लैश बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स और जो है इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में क्लैश हो जाता है आपस में। तो ऑब्जेक्टिव्स डायरेक्टिंग हेल्प्स टू सेटल, तो डायरेक्टिंग का ये काम है उन्हें सेटल करना कि उनको कैसे सेटल किया जाए। डाउन दीज क्लैशेस एंड क्रिएट्स अ बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। On the one hand, a person work in the organization for the fulfillment of the objectives like higher salary लेना, promotion लेना and etc. On the other hand, the objectives of the company can be earn higher profit, more market share etc. तो जब तक कंपनी को हायर प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मार्केट में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तब तक वो और इंडिविजुअल हित को पूरा नहीं कर सकता, बताएगा मैनेजर उनको। अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे तो उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे होंगे। तो मैनेजर थ्रू डायरेक्शंस टेल्स एम्प्लॉय को ये बताएगा कि एम्प्लॉय हाउ दे कैन फुलफिलमेंट देयर ऑब्जेक्टिव्स विल वाइलिंग अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जब तक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरे नहीं हो पाएंगे तब तक जो है इंडिविजुअल जो है ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे नहीं हो पाएंगे। तो एक अच्छे मैनेजर का, एक जो है कुशल मैनेजर का, स्किल मैनेजर का यह काम होता है कि वो अपने एम्प्लॉय के अंदर ऐसी भावना जागृत करे कि ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्ट पूरा हो जाए, साथ ही साथ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट भी पूरा हो जाए। तो आई होप दैट क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो आज हमने
डायरेक्टिंग पढ़ा, डायरेक्टिंग का मीनिंग पढ़ा, डायरेक्टिंग की डेफिनेशंस पढ़ी, डायरेक्टिंग के फीचर्स पढ़े और डायरेक्टिंग्स के इम्पोर्टेंस के बारे में जाना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच बच्चों।